Hi guys, I'm Sakshi Pava, your English educator at An Academy and I welcome you to this class. Guys, अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बैंक प्रो पर डाला था जिसमें मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के सारे रूल्स जो भी स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए वो सब कुछ डिटेल में बताया था एंड आपसे पूछा था कि आपको इसके एसेज चाहिए मुझसे कि नहीं चाहिए. सो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसके लिए रिक्वेस्ट किया था. सो आई एम हियर विद द क्लास टुडे. ऑल्सो मैं एक बात पढ़ रही थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये भी लिखा है कि मैम डेली बेसिस पर हम उसको कैसे लिखें. तो एक बेसिक से हमको आप बता दो कि समरी कैसे लिखी जाती है. एक समरी हम लिखना चालू कर दे जैसे कि मैंने उसमें सजेस्ट किया था आपको. तो आपको जब ऐसे लिखने की बारी आएगी, जब आपका मेंस का एग्जाम आएगा, तब तक आप प्रो बन चुके होगे एंड आप आराम से ऐसे लिख पाओगे. तो आज की इस क्लास में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ. सो इस एक ही वीडियो में आपको बहुत कुछ मटेरियल मिलने वाला है. मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ गाइस कि बेसिक से आप कैसे समरी लिख सकते हो. ठीक है, डेफिनेटली वो तो बताऊंगी ही बताऊंगी. साथ ही साथ मैं आपको 3 एसेज भी शो करने वाली हूँ. सेल्फ रिटन एसेज है मेरे और आपको मैं बताऊंगी कि ऐसे टॉपिक्स जो एग्जाम में आ चुके हैं उस पर आप कैसे ऐसे लिख सकते हो. ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर. सो पहले हम बात करेंगे बेसिक से समरी आपको कैसे लिखनी है और फिर उसके बाद हम इस पर जंप करेंगे. ठीक है ना. सो ऑफकोर्स बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो में है गाइस. सो मेक श्योर दैट आप एंड तक वीडियो को देख लेना ताकि आपको एक्चुअली में बहुत सारा बेनिफिट इस क्लास से मिल जाए. ओके, चलो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ समरी राइटिंग बेसिक्स के साथ. सो गाइज ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, इनफैक्ट ये बात समझते हो कि आप जॉब ले सकते हो, तो मेंस के लिए अभी से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा. मैं देखती हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट्स का ये बात मैं पहले से ही बोल देती हूँ. क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा माइंडसेट है कि मैम अभी तो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही हमको पढ़ना है. आप इतना दूर का कहाँ सोच रहे हो मेंस का. सो गाइज मैं इतनी दूर की इसलिए सोच रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि प्री का रिजल्ट जब आए और आप उसमें पास हो जाओ और फिर उसके बाद 10 दिन में 10-15 दिन में आप मेंस की प्रेपरेशन करो, जो कि पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी. सो मैं नहीं चाहती कि आप उस टाइम पर पैनिक हो जाओ एंड अपना एग्ज़ाम ख़राब करो. सो इसीलिए ये जो बहुत दूर की सोची जाती है वो आपके भले के लिए सोची जाती है. अदरवाइज एजुकेटर्स तो आपको सिर्फ गाइड करने के लिए हैं, राइट. सो चलो स्टार्ट करते हैं समरी राइटिंग. सो पिछले वीडियो में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना जाकर, बैंक प्रो पर ही मिल जाएगा आपको, जिसमें मैंने बताया है स्ट्रैटेजी एंड एवरीथिंग. मैंने उसमें सजेस्ट किया था कि डेली ना थोड़ा थोड़ा समरी लिखना चालू करो. ओके, अच्छा, तो डेली अगर आपको थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ किसी बात पर लिखना है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप कोई सबसे पहले आप कोई ऐसा टफ टॉपिक नहीं उठा लो. पता लगा इंटरनेशनल रिलेशन इंडिया पाकिस्तान के ऊपर लिखने लग गए, तो आप ये मत उठाइए. ठीक है ना. आपको अभी अपने लिखने की जो हेजिटेशन है उसको हटाना है ना. तो उसको हटाने के लिए आप ऐसा टॉपिक, इतना बेसिक टॉपिक चुनो कि भाई आपका दिन में क्या क्या हुआ, आप उसको लिखना चालू करो, राइट. क्योंकि सबसे पहले तो हमको फियर निकालना है ना. सो अपनी लाइफ का ही कोई टॉपिक उठाओ, पूरे दिन में आपने क्या किया, शाम को उसको लिखो. छोटा सा 8 to 10 लाइन्स में आप उसको लिखिए. तो दैट इज़ हाउ यू गोइंग टू डू इट. अब जैसे कि मैं आपको अभी एक अपनी लाइफ पर छोटी सी एक बात बताऊंगी और एक राइटअप दिखाऊंगी कि आप ऐसे लिख सकते हो 8 से 10 लाइन में. पहले कुछ रूल्स बता देती हूँ, फिर उसके बाद अपना राइटअप दिखाती हूँ आपको. ठीक है ना. तो अभी मैं सिर्फ बेसिक राइटिंग कवर कर रही हूँ जैसे कि मैंने बताया. सो दिस इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो जिसमें बेसिक कैसे स्टार्ट करना है वो कवर हो रहा है. उसके बाद मैं हाई लेवल एसेज भी आपको इसी क्लास में देने वाली हूँ. ठीक है ना. सो बने रहिएगा एंड तक. ओके, सो बेसिक से आपको कैसे स्टार्ट करना है गाइस. यू फर्स्ट हैव टू स्टार्ट बाय राइटिंग स्मॉल पैराग्राफ, जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि हमारी हिचक, हमारी हेजिटेशन निकालना बहुत ज़रूरी है. कि भाई आपको फियर नहीं होना चाहिए कि मैम हम लिखते नहीं हैं, हम हिंदी बैकग्राउंड के हैं, हमको नहीं आता. ये सब चीज़ें पहले तो निकालो एंड स्टार्ट करो. ठीक है. अच्छा, टॉपिक जैसे कि मैंने आपको कहा कि अपनी लाइफ से ही कोई टॉपिक निकालो कि भाई आज पूरे दिन में क्या हुआ, रक्षाबंधन में मुझे क्या क्या गिफ्ट्स मिले, आप उसको डिफाइन करो गाइस. इसमें कुछ सही और गलत, अच्छा और बुरा नहीं है. आपको पहले ट्राई करना है लिखने का. अगर आप वही नहीं करोगे ना, अपना डर नहीं निकालोगे, फिर एसेज कैसे लिखोगे. ओके, सो आपने एक टॉपिक सिलेक्ट किया. अभी मैं आपको बताऊंगी मैंने क्या टॉपिक सिलेक्ट किया, राइट.
उसके बाद कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लो कि उस टॉपिक पर आप क्या लिखना चाहते हो, ठीक है ना। अच्छा, सबसे बढ़िया तरीका गाइस हमारे लिए ये होता है कि जो पॉइंट हम लिखना चाहते हैं उसको हम हिंदी में सोच लें, ओके, से पूरा पॉइंट सोच लें एंड देन स्टार्ट कन्वर्टिंग इन इंग्लिश। अब देखिए, मुझे पता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स को यही तो दिक्कत है कि मैम हम कन्वर्ट ही तो नहीं कर पाते, हमको इंग्लिश ही नहीं आती है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो देखिए क्या होता है ना कि आपको टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा हेल्प लेना चाहिए, राइट, आपका काम आसान हो जाएगा। अब देखिए अनअकैडमी प्लस पर मैं आपको बताती हूँ कि मैं खुद स्टूडेंट्स के एसेज चेक करती हूँ, राइट, बट देन अगर मैं वो कहूँ कि एट लार्ज मैं कर लूँ तो कम से कम 50-60 हज़ार के स्टूडेंट्स के एसेज में अकेले तो चेक नहीं कर पाऊंगी, राइट। तो अगर आप खुद से प्रेपरेशन कर रहे हैं तो दिस अ वेरी गुड आइडिया, आप इसको यूज़ करिए, राइट। आप गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प ले सकते हो गाइज। आप हिंदी में जब चीज़ को लिखोगे तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देगा। अब आप कहोगे कि हाँ चलो हमारा काम हो गया, अरे बेटा जो उसने ट्रांसलेट करके दिया उसको पढ़ना ज़रूर, ठीक है ना। अगर आपने उसे पढ़ा ही नहीं तो फिर मतलब ही नहीं है कुछ, आप उसको पढ़ो, अच्छा ये जो मैंने हिंदी में लिखा इसका इंग्लिश ये होता है, ऐसे ऑब्जर्व करोगे ना धीरे धीरे, तब चीज़ें आपको आने लग जाएंगी। तो ऐसा आप करिए, अगर आप इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्म ही नहीं कर पाते हो तो ये आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। ओके, 8 से 10 लाइन की ही छोटी सी बात आपको लिखनी है। ये मत बर्डन लेकर चलना कि अरे यार मैम हम 2 पेज कैसे लिखें, हमें तो आता ही नहीं है। आपको 2 पेज पहले नहीं लिखने हैं गाइस, आपको सिर्फ 8 से 10 लाइन अपनी हिचक निकालने के लिए लिखने हैं। डोंट वरी अबाउट द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इन द बिगिनिंग, वो तो होगी ही होगी। तो कुछ लोग सोचते हैं कि यार मुझसे तो गलतियाँ होती हैं, मैं लिखूँ ही नहीं, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि मैम हमको पता कैसे चलेगा कि ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रही है। अरे होने दो, अगर हो भी रही है होने दो, बस लिखो स्टार्टिंग में। फिर जब आप इससे गूगल ट्रांसलेटर से चेक करोगे, आप उससे ट्रांसलेट कराओगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगे, अच्छा ये मैं गलत करती थी। ऐसे ही तो इंसान सीखता है, राइट। एडिटोरियल जो हम डेली पढ़ते हैं उससे आपको समझ, अच्छा यार मैंने तो इसकी ऐसी इंग्लिश लिखी थी, अच्छा इसको अगर बोलना है तो ऐसे बोलेंगे। तो ये चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे तो धीरे धीरे आपको आ जाएगा, है ना। तो अब आप देख रहे हो कि जो ग्राउंड वर्क आपको बता रही हूँ ये वो प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद अगर आप करना चालू करोगे तो आपके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये सब अभी से ही करना है, ठीक है ना। अपनी मिस्टेक से लर्न करते रहो। वंस यू आर कंफर्टेबल तो समरीज लिखने लग जाओ एडिटोरियल्स की। ऑफ कोर्स ये तो आगे का काम है, बट उससे पहले मैं आपको यही बता दूंगी कि आप एक जनरल समरी कैसे लिख सकते हो, ठीक है ना। ऐसे राइटिंग आपके लिए केक वॉक बन जाएगा। और कंटेंट नॉलेज के लिए आपको डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन तो आप करंट अफेयर्स एडिटोरियल इसी से ही गैदर करते हो, तो अपनी कंटेंट नॉलेज भी साथ साथ बढ़ाते रहो। बट देन बेसिक में अगर मैं आपसे बात करूं तो डेफिनेटली 0.5 तक आप अभी ध्यान दीजिए, क्योंकि इसके बाद का आप तभी करोगे जब आप इतना कर चुके हो, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक नॉर्मल टॉपिक पर मैंने खुद उसको कैसे लिखा है और बहुत बेसिक तरीके से लिखा है गाइस, फैंसी इसीलिए नहीं किया क्योंकि आपको प्रेजेंट करना था, आपके सामने शो करना था। एंड लिटरली में इट्स अ स्लाइस ऑफ माय लाइफ, लिटरली में जो मैंने किया है वो मैंने इस ऐसे में लिखा है। तो मैंने टॉपिक लिखा है गाइस, लॉकडाउन अ बून। तो देखिए लॉकडाउन डेफिनेटली एक तरीके से एक बुरी रीज़न की वजह से हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड, बट अगर हम उसमें भी कुछ पॉजिटिव ढूंढना चाहें तो हम लिख सकते हैं ना कि लॉकडाउन में आपके साथ अच्छा क्या हुआ, है ना। तो अगर हम उसको लिखे तो ये जो चीज़ मैंने लिखी है ये पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस से लिखी है गाइस, ये मेरी खुद के व्यूज़ है, मेरी खुद की बात है, ठीक है ना। चलो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे लिखा है इसको। The pandemic induced lockdown may have hit the economy very hard, but every coin has two sides. So हाँ, इकोनॉमी को बड़ा ही इम्पैक्ट आया है, पर हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं। तो आप स्टार्ट तो ऐसे ही करते हो, राइट। There are many positive aspects to it as well, such as the environment is healed, the online industry has prospered, people have got more time to spend with their families, they have also discovered their innate ability to do multitasking, and the list is endless. तो अब देखो मुझे एक पॉजिटिव पॉइंट बताना था, तो थोड़ा सा समा बांधने के लिए, थोड़ा सा स्टार्टिंग करने के लिए मैंने और पॉजिटिव पॉइंट्स बताए कि भाई इन्वायरमेंट हील हुआ है, पोल्यूशन कम हो चुका है, ऑनलाइन इंडस्ट्री प्रॉस्पर हो गई है, एंड लोगों का ये इन्नेट का मतलब होता है इनहेरेंट
एबिलिटी आ गई है कि मल्टीटास्क कर सकते हैं, जैसे कि मुझे नहीं पता था कि मैं, ऑफ कोर्स लॉकडाउन में गाइज एवरीबडी मस्ट हैव गॉन थ्रू दिस, दैट डोमेस्टिक हेल्प्स वर नॉट देयर टू हेल्प यू with the housework. So of course I was doing both. I was teaching also, and in fact today also till date I'm doing that. So housework and your professional work, so everything is going on. तो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, ये बात अभी पता चली है ना. और लिस्ट तो एंडलेस है. One of the positive impacts that I have witnessed in my life is knowing the importance of healthy eating. So healthy eating की importance मुझे पहले नहीं लगती थी, and this is actually मैं guys I'm telling you, I did not think twice before the lockdown. मैं 2 बार भी नहीं सोचती थी. अगर कुछ बाहर से मंगवाना होता था I would just order, and कुछ मैं सोचती नहीं थी कि बर्गर है, पिज़्ज़ा है, वॉफल है, just मन किया तो खा लिया, right? But then राइट नाउ व्हेन आई एम कुकिंग इट माई सेल्फ, उसके बाद अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि एक होलसम न्यूट्रिशन की जो इम्पोर्टेंस होती है आपकी लाइफ में वो क्या होती है, राइट? आपका पूरा इम्यूनिटी सिस्टम उस पर डिपेंडेंट होता है. इंट्रीग बाय दिस टॉपिक ऑफ न्यूट्रिशन. इंट्रीग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी. आई एम ऑलवेज इंक्लाइन टू वॉच वीडियोज़ ऑफ हेल्दी रेसिपीज़. तो हेल्दी रेसिपीज़ क्या हो सकती हैं, वट आई कैन मेक जिसमें सारा न्यूट्रिशन हो, आपके प्रोटीन्स हो, वाइटामिन सी हो, एवरीथिंग. तो उसको देख देख के आई हैव इनकॉर्पोरेटेड मैनी न्यू थिंग्स इन माई डाइट, सच एज किनोआ, बेल पेपर्स. ऑफकोर्स बेल पेपर्स पहले भी खाती थी, बट देन अभी पता है कि उसके अंदर क्या न्यूट्रिशन मिलेगा. किनोआ में प्रोटीन मिलेगा, बेल पेपर में विटामिन सी मिलेगा. वेजिटेबल जूस पीना स्टार्ट किया है. सो दीज आर द थिंग्स. एंड वेजिटेबल जूस में भी कैसे आप बना सकते हो उसको, इफ़ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड यू कैन मेक इट. आप कोई भी 3 कलर के वेजिटेबल्स डाल दीजिए एंड बस जूसर में डाल दो, उसका रफेज निकाल दो और जूस पी जाओ तुरंत से. तो उससे क्या होता है, एक रश ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिलता है. इट्स वेरी हेल्दी फॉर यू. आपकी स्किन ग्लो करती है. तो ये चीज़ें एक न्यूट्रिशन की बात है जिस पे पहले कभी ध्यान नहीं जाता था, बट देन अभी जब चीज़ों को देखने लगे, खुद बनाने लगे, तो पता चला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इंटरेस्ट आ गया. राइट? इट इज़ राइटली सेड, वॉट यू ईट शोज ऑन योर स्किन. सो आपकी स्किन पे दिखता है. सो दिस लॉकडाउन हैज़ ब्रॉट दिस पॉजिटिव चेंज इन मी. तो अब देखो गाइज, इसमें क्या मैंने ऐसा लिख दिया जो आप नहीं लिख सकते. क्या ये अगर आपको कुछ और बेनिफिट मिला होगा, आपने कुछ और अपने बारे में निकाला होगा कि यार अच्छा मैं ऐसे भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वट एवर यू हैव फाउंड आउट यू कैन राइट इट. तो ऐसा क्या टफ है इसके अंदर. तो अपनी लाइफ से कुछ भी लिखो गाइस डेली, थोड़ा थोड़ा. येस, इट इज़ मोर देन 8 to 10 लाइन्स, बट आपको शो करना था थोड़ा सा, इसीलिए मैंने ज़्यादा लिखा है. आप 8 से 10 लाइन लिखिए, दैट इज़ इट. ठीक है ना. तो इतना आप लिखना चालू कीजिएगा, इस गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प लीजिए, और डेफिनेटली आप ऐसे राइटिंग के लिए प्रिपेयर होते जाओगे. जब आपको बड़े बड़े टॉपिक्स मिलेंगे ना, आप इजीली उसको लिख पाओगे. ठीक है. सो आई थिंक ये राइटअप एक आपके लिए एग्जाम्पल की तरह काम करेगा कि आप ऐसे भी लिख सकते हो. अब ये तो रही बेसिक की बात. पहले मैंने सोचा था कि मैं आपको सिर्फ बेसिक देती हूँ, बट देन गाइस काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ठीक ठाक लिख लेते हैं एंड दे आर रेडी टू जम्प टू द एसेज, एक्चुअल एसेज. मतलब ये तो बहुत बच्चों वाला है मैम. सो बच्चों वाला इसलिए है क्योंकि बेसिक की भी कुछ लोगों को ज़रूरत है. दैट्स वाई इन वन वीडियो ओनली आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द अदर एसेज टू. सो अब मैं आपको कुछ 3 टॉपिक्स पर जो मैंने एसेज लिखे हैं वो आपको शो करने वाली हूँ. काफ़ी रेलिवेंट टॉपिक्स हैं. ओके, फाइनेंस बेस्ड टॉपिक्स लेकर आई हूँ मैं, एंड वन इज़ आपका टेक्नोलॉजी बेस्ड. तो चलो स्टार्ट करते हैं विद दीज एसेज. अब ध्यान से देखना, जो मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था, अगर आपने पार्ट 1 के नाम से उसको नहीं मेंशन किया है मैंने, बिकॉज आई डिडंट नो कि आप इतनी डिमांड करोगे इस पार्ट की. सो एक बार जाकर बैंक प्रो पर देख लेना. उसमें मैंने डिस्क्रिप्टिव कैसे प्रिपेयर करें, ये इसका टैगलाइन है, आप देख लेना जाकर. एंड यू कैन वॉच इट फॉर स्ट्रैटेजी. ठीक है ना. तो उसमें मैंने पूरा समझाया है कि आपको बॉडी, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में उसको डिवाइड करना है. तो वो चीज़ आप उस वीडियो में जाकर देख लेना अगर आपने नहीं देखी है, तो बैंक प्रो पर ही मिल जाएगी. ठीक है ना. इसमें मैं सिर्फ आपको ये बताने वाली हूँ कि आप इसमें इस टॉपिक पर ऐसे कैसे लिख सकते हो. ठीक है. अब देखो, बैंक एज अ विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम, अगर मुझे ये टॉपिक मिलता है तो जैसे कि उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जॉट डाउन करते हैं. ठीक है ना. बैंक एज अ विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम मतलब, अब देखो साइबर, जैसे ही आप ये सोचते हो कि यार हम हर चीज़ एवरीथिंग इज़ डिजिटलाइज्ड,
इंटरनेट का यूसेज हर चीज़ में होना चाहिए, बट देन इंटरनेट के नुकसान भी है ना, तो बैंक को उससे हाउ हैज़ बैंक बीन अ विक्टिम, बैंक को क्या नुकसान हुआ है, दैट इज़ ऑफ कोर्स व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट। तो जैसे कि बताया था कि कुछ पॉइंट्स आप 5 मिनट की प्लानिंग में नोट डाउन करेंगे, एंड वो इसीलिए किए जाते हैं ताकि लिखते टाइम हम कुछ इंपॉर्टेंट बात भूल ना जाएं, फ्लो हमारा ख़राब ना हो जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बताएंगे व्हाट इज़ साइबर क्राइम, साइबर क्राइम है क्या, क्योंकि इंट्रोडक्शन में तो आप वही बताते हो, राइट। अच्छा, कुछ डेटा अगर हम दे सकते हैं तो वो स्टार्टिंग में ही कहीं मेंशन कर दीजिए, क्योंकि डेटा से ना कुछ एडिशनल नंबर ज़रूर मिलते हैं, इट हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर इंटायर ऐसे। अगर आपको नहीं याद है डेटा, इट्स ओके, बट अगर दे देते हो तो अच्छा होता है, ठीक है। रीजन्स वाई वी या बैंक्स फॉल प्रे, कि भाई क्यों हम एक तरीके से साइबर क्राइम के उसमें आते हैं, घेरे में आते हैं। कोई इंसिडेंट अगर हम कोट कर सके तो डेफिनेटली करेंगे। मेजर्स या सजेशंस की क्या बैंक्स लेते हैं, वो भी तो दोगे ना आप। एंड देन कंक्लूजन, राइट। तब आप देख रहे हो मैंने स्ट्रक्चरिंग यहाँ पर कर दी, अब जब लिखने बैठूंगी तब आराम से इनको एलैबोरेट कर सकती हूँ। सो 5 मिनट की प्लानिंग एंड देन 8 मिनट्स हम लिखेंगे इस ऐसे को, एंड 2 मिनट्स रखते हैं हम पढ़ने के लिए। चलो अब मैं रीड कर देती हूँ, तो आप देखोगे बड़ी ही क्लीन तरीके से मैंने इंट्रोडक्शन दिखाया है, फिर यहाँ पर कुछ डेटा है, राइट, फिर यहाँ पर रीजन बताया है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू रीड इट नाउ। Cybercrime is a crime in which a computer is used to commit offenses such as hacking, phishing, etc. अब देखो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चालूपंथी करी है, वर्ड्स भी तो आपको बचाने होते हैं ना गाइस। अब देखो हैकिंग अगर आपने ऐसे लिख दिया तो एग्जामिनर सोचेगा पता नहीं शायद इसको हैकिंग पता होगा, बट जैसे फिशिंग, क्या पता फिशिंग ना पता हो, ऐसे ही वर्ड सुन लिया। पर देखो ब्रैकेट में मैंने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया है, और चालूपंथी ये है कि फिशिंग इज अ करके पूरा डेफिनेशन की तरह नहीं लिखा है, वर्ड्स बचाए हैं वहाँ पर, ब्रैकेट में मैंने उसकी डेफिनेशन आपको दे दी है। तो थोड़ा आप ऐसे कर सकते हो, और ये एक्सप्लेन ब्रैकेट में इसीलिए किया है ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि आई नो दीज टर्म्स, ऐसे ही नहीं मैं बोल रही हूँ कि कहीं से पढ़ के आ गई हूँ, राइट। सो हैकिंग ऑफ कोर्स गेनिंग ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस, और फिशिंग क्या होता है जब आप एक एक ट्रस्ट वर्दी सोर्स की तरह डिस्गाइज करते हो ताकि किसी से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकाल सको। ईमेल करते हो कि भाई हम इस कंपनी से हैं, एंड आप अपना आईडी दीजिए, हमको पिन दीजिए, ओटीपी दीजिए, राइट। सो दैट्स फिशिंग, राइट। सो साइबर क्राइम क्या है हमने बस उतना ही बताया, एंड हम बाहर निकल आए इंट्रोडक्शन से। अब जैसे कि कहा कुछ डेटा दे दो। So banks too are falling prey to cybercrime. RBI data shows that during 2008-17, banks in India faced 130,000 reported cases of fraud. In August 2018, Cosmos Bank, अब ये एक इंसिडेंट मैंने कोट किया है, आप भी कोट कर सकते हो, क्योंकि देखो ऑफकोर्स ऐसे बहुत सारे बैंक्स नहीं होते हैं, बट देन अगर आप एक इंसिडेंट आप इसी से ले सकते हो, अगर इस पर कुछ ऐसे आ गया तो कि अगस्त 2018 में ना कॉस्मोस बैंक, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, उसमें साइबर अटैक हुआ था, जिससे 100 करोड़ का एक तरीके से 100 करोड़ साइफन ऑफ किया गया था। साइफन ऑफ का मतलब होता है निकाल लिया गया था मैलवेयर अटैक के द्वारा, राइट। एंड दिस इज 14 टाइम्स उनका जो FY फाइनेंशियल ईयर 18 का प्रॉफिट है ना, उसका 14 टाइम्स ये अमाउंट है, एंड इतना अमाउंट उन्होंने एक तरीके से साइबर क्राइम के वजह से गंवा दिया। सो डेफिनेटली ये एक एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो गाइस। इंसिडेंट डेफिनेटली कभी पुराना भी हो तो क्या हो गया, उसमें क्या हुआ, आप इसको डेफिनेटली कर सकते हो। सो दिस इज योर डेटा, ठीक है। देन साइबर अटैक्स आर ग्लोबल इन नेचर एंड विद बेटर साइबर रिस्क। सो बेसिकली हम यहाँ पर बता रहे हैं कि रीज़न क्या है कि क्यों बैंक्स फॉल प्रे होते हैं, क्यों बैंक्स पर ये हो पाता है, ठीक है ना। साइबर अटैक्स ग्लोबल इन नेचर होते हैं, एंड विद बेटर रिस्क प्रिपेयर्डनेस इन OECD कंट्रीज, हैकर्स आर फोकसिंग ऑन इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज। सो जो हैकर्स हैं वो इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज में फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार जो एक तरीके से जैसे जैसे एडवांस होते जाते हैं, जैसे हम टेक्नोलॉजी में एडवांस हो गए, मैं एक बैंक ओन करती हूँ, मैं अपनी टेक्नोलॉजी एडवांस करूँगी, हैकर्स भी अपनी टेक्नोलॉजी उस हिसाब से एडवांस करते हैं, ठीक है। बिसाइड्स द प्रिडोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, द इंप्रेशन ऑफ एन इम्प्लिसिट सॉवरेन गारंटी अगेंस्ट द फेलियर ऑफ सच बैंक्स। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि यार पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर पे ज़्यादा अटैक होता है, पब्लिक सेक्टर पे कम होगा, अगर हम ऐसा बोल रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि पब्लिक सेक्टर पे एक उनको वो रहता है कि यार गवर्नमेंट की बैकिंग ज़रूर मिलती होगी इनको, तो पब्लिक सेक्टर को हम अटैक ना करें। तो एक रीज़न आपको बता रही हूँ कि जस्ट एनालिसिस।
although hackers do not follow the concept of large banks or small banks, they will go after institutions that are vulnerable. So उनको large और small bank से मतलब नहीं है. Okay, so जो vulnerable है, easily attack हो सकते हैं, उन पे attack करते हैं. Since most of the bigger banks have streamlined their processes, smaller banks tend to be the small softer targets. So उनको मतलब नहीं है कि large bank small bank. बेसिकली बिगर बैंक्स होते हैं, ऑफकोर्स उनकी कैपिटलाइजेशन ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा अच्छे से टेक्नोलॉजी को अपडेट कर सकते हैं, अपने प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं. बट स्मॉलर बैंक्स के पास उतने पैसे नहीं होते कि वो सिक्योरिटी पर मेंटेन कर सके, तो वो सॉफ्टवेयर टारगेट्स बन जाते हैं. अब यहाँ पर ऑफकोर्स जो मेजर्स लिए गए हैं उसको भी तो बताना है आपको. सो दो एफर्ट्स सच एज ड्राफ्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2018 फॉर ब्रीच ऑफ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, बैंकिंग ओम्बड्समैन फॉर कंप्लेंट्स रिड्रेसल. तो आप देख रहे हो मैंने कॉमा कॉमा करके एक मेजर दिया, दूसरा मेजर दिया, तो ये एक्ट जो है वो एक बिल पास हुआ है. बैंकिंग ओम्बड्समैन क्या होते हैं, जो आपकी कंप्लेंट्स लेते हैं. अगर आपको कोई कंप्लेंट है तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन को बता सकते हो, वो उसको रिड्रेस करेंगे. ऑफकोर्स विथ टेक्नोलॉजी चेंजिंग फास्ट, द वे इन विच हैकर्स अटैक एनी सिस्टम इज ऑल्सो लाइकली टू चेंज. तो अगर ये सब मेजर्स लिए गए हैं, फिर भी साथ ही साथ हम ये बात बता देते हैं कि हैकर्स भी अपने आप को उस हिसाब से ही अपडेट करते हैं. एंड हेंस बैंक्स नीड टू एडिक्वेटली हायर एथिकल हैकर्स. तो यहाँ पर एथिकल हैकर्स को उनको हायर करना चाहिए. तो ये सजेशंस हैं, ठीक है ना. सो आपने दोनों चीज़ें मेंशन कर दी, जो मेजर्स ऑलरेडी लिए गए हैं एंड जो सजेशंस है. तो आपके पॉइंट, उसमें पॉइंट्स दिखने चाहिए गाइस ऐसे में, ठीक है. तो एथिकल हैकर्स क्या होते हैं, जो एक तरीके से जिसने हैक किया वो फाइन कर सकते हैं, है ना, लीगली वो हैकिंग काम करते हैं. एंड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल जो लूपहोल्स को फिक्स कर सकें, अगर कुछ भी गलती बैंक के एंड से है, कोई सिक्योरिटी ओपन रह गई है तो उसको रेगुलर इंटरवल्स पे सही कर सके. द OTPs शुड, सो ये भी एक सजेशन है कि OTPs शुड बी लिंक टू स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन अटेम्प्ट रादर देन ब्लैंकेट परमिशंस. सो ब्लैंकेट परमिशंस का मतलब होता है कि एक ही OTP इन कुछ 5-6 ट्रांजैक्शंस में चलती है, वो कुछ उसमें होता है गाइस. तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए. स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन जिसमें आपके पास उसी टाइम पे OTP आया एंड देन यू हैव जस्ट एंटर्ड इट एंड दैट OTP एक्चुअली इज बिकम्स इनवैलिड, राइट. सो वो चीज़ होनी चाहिए यहाँ पर. तो वो एक सजेशन है. आपने मेजर्स भी दिए, सजेशन भी दिए, एंड कंक्लूजन में देखो, अब आते आते इतना सब कुछ लिख दिया है. जब आपने इतने सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको मेरे ऐसे में, डेटा भी है, रीजन भी है, तो डेफिनेटली एग्जामिनर मार्क्स देगा ही ना इसके अंदर, राइट. सो यहाँ पर कंक्लूजन जो है आप देख रहे हो, हमारे पास ज़्यादा वर्ड्स ही नहीं बचे थे. ये 300 वर्ड्स का ऐसे है. तो कंक्लूजन में जब वर्ड्स ही नहीं बचे, तो कंक्लूजन को तो बस एग्जिस्ट करना है ना. तो आप क्या बोलोगे, एज दे से प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, सो बैंक्स मस्ट टेक इट सीरियसली टू अवॉइड थ्रेट्स टू देयर एग्जिस्टेंस. सो बस आपने एक तरीके से वही बात जो है वो दूसरे शब्दों में फिर से कह दी है, कुछ भी नया नहीं बताया है, ठीक है. सो दैट वाज योर फर्स्ट टॉपिक. आई होप आपको एक आइडिया मिला होगा कि आप कैसे लिख सकते हो गाइज. ये एसेज मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत. आप कैसे लिख रहे हो, आप इससे मैच कर सकते हो. अगर ऐसे नहीं लिख रहे हो तो ऐसे लिखना चालू कर दो, आपके डेफिनेटली मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक से पे आने से पहले मैं आपको अनअकैडमी प्लस के बारे में बता देती हूँ, जस्ट इन केस आप इंटरेस्टेड हो, क्योंकि अनअकैडमी प्लस पर तो मेरे इसके डिस्क्रिप्टिव के बैचेस आते ही हैं. बट इस बार मैंने सोचा कि आपको मैं बैंक प्रो पर एक फ्री प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत सारी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जितनी भी मैं दे सकूँ डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड वो सब दे दूँ. सो दैट इज़ द इंटेंशन behind this class also. But still अनअकैडमी प्लस पर टारगेटेड मैनर में कुछ बैचेस आते हैं. एंड सितंबर में 5 सितंबर से एक बैच आ रहा है गाइस, जिसमें बेसिक से ग्रामर पढ़ाने वाली हूँ आपको. सो इफ ऑफ कोर्स यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग द सब्सक्रिप्शन यू कैन डू सो. प्रैक्टिस का बैच मेरा 2:30 पर चलता ही चलता है. उसमें वो कभी भी हम नहीं करते, वो इटर्नल बैच है, हमेशा चलता है 2:30 पर एवरी डे. उसमें आपको नए बैच का वेट नहीं करना पड़ता. जिस दिन आप लेकर आए हो सब्सक्रिप्शन उसी दिन से आप चालू कर सकते हो. प्री प्लस मेंस दोनों की प्रिपरेशन हम इसमें करते हैं. सब्सक्रिप्शन लेने के लिए गाइज आपको अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाना है एंड वहाँ पर ना बैंक एग्जाम कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना. आप ऐप के थ्रू भी ले सकते हो. कैटेगरी सिलेक्ट करके जितने मंथ्स के लिए लेना है उसको सिलेक्ट कर लेना. आपको मैं सजेस्ट करूँगी 12 या 24 मंथ्स का आप सब्सक्रिप्शन ले लो. एंड जैसे ही आपने उसको सिलेक्ट किया आप कंटिन्यू पर क्लिक करो और ये कोड लगा देना साक्षी 24. इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा.
ठीक है। और सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग टाइम पे खरीदना है, नो। आपने बस एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया, अब आप सारे के सारे क्लासेस देख सकते हो, ठीक है। Now my next topic is artificial intelligence in India. So of course guys, ये एक budding topic है and मैं इसको ये नहीं कह सकती कि outdated हो गया है या ये अब नहीं आ सकता। ये हमेशा आपके लिए relevant topic रहेगा and इस पर अगर आपने prepare कर लिया ना एक बार और आ गया ये, तो आप तुरंत से खुश हो जाओगे और इसी को लिख के आओगे। So let's see कि इसमें आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि हमने उसमें भी किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है हम वही बताएंगे, राइट। आप इंट्रोडक्शन दोगे उसका एंड इंडिया की जो प्रोग्रेस है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विजवी अदर कंट्रीज। सो विजवी का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू। सो विद रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज इंडिया ने उसमें क्या प्रोग्रेस की है आप वो बताओगे। इंडिया ने अनाउंसमेंट्स क्या की हैं टुवर्ड्स एआई वो बताओगे। इंडिया के एफर्ट्स क्या हैं, कुछ एआई बेस्ड गैजेट्स के नाम बताओ। एंड इसमें क्योंकि देखो आप ऑलरेडी बहुत कुछ बता चुके हो, सो इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, हाँ, बट थोड़े से हम मेंशन कर देंगे एंड देन सजेशंस एंड ऑफ कोर्स कंक्लूजन। चलो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम देंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। इट इज़ एन एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट एम्फोसाइजेस द क्रिएशन ऑफ इंटेलिजेंट मशीन्स दैट वर्क लाइक एंड रिएक्ट लाइक ह्यूमंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही तो होता है गाइज, रोबोज आपके जो ह्यूमंस की तरह काम करते हैं एंड मशीन्स काम करेंगे ह्यूमंस का, राइट। सो दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कुछ एक्टिविटीज़ जो वो करती हैं, आप देखिए बहुत प्रिसाइसली मैंने 3 एक्टिविटीज़ दी और इंट्रोडक्शन से बाहर आ गई, क्योंकि अगर आप यहीं पर बहुत सारा कुछ लिख दोगे तो आगे क्या लिखोगे, है ना। तो स्पीच रिकग्निशन, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सो ये सब चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता है। अब डेटा जैसे कि मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आप मेंशन कर ही दो। सो अकॉर्डिंग टू रिसर्च एजेंसी इतिहासा, इंडिया रैंक्स 3rd इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ रिसर्च पब्लिकेशंस इन एआई एंड चाइना के बाद आता है, ठीक है, चाइना एंड यूएस के बाद। सो चाइना फर्स्ट, सेकेंड नंबर पे यूएस एंड थर्ड नंबर पे इंडिया। चाइना कंसिस्टेंटली अपने आप को अपग्रेड करता जा रहा है क्योंकि भैया उसको 1 नंबर पे रहना है, ओके। तो ये जो है आपका डेटा आप देख रहे हो ना, मैंने सोर्स भी मेंशन किया है गाइस। देन ऑफ कोर्स इन जून 2018 द नीति आयोग, अब यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि अनाउंसमेंट्स क्या हुई हैं। नीति आयोग ने ये हैशटैग रिलीज किया था, हैशटैग AI फॉर ऑल एंड नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इसने ये बोला था कि द कंट्री कुड ऐड $1 ट्रिलियन टू इट्स इकोनॉमी थ्रू इंटीग्रेटिंग AI। तो अगर AI हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं ना, तो इकोनॉमी में $1 ट्रिलियन जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब 5 सेक्टर्स जिनको फोकस किया जाएगा उसमें बताया गया, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, स्मार्ट सिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट मोबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन। अब आप सोचोगे मैम ये सब आपने कैसे लिखा है, ये सब तो हमें आता ही नहीं है। बट आप लोग ना जब करंट अफेयर्स पढ़ते हो ना, आप लोग जीए के लिए तो पढ़ाई करते ही होगे ना गाइस, तो जब आप जीए के लिए पढ़ते हो ना, अब इस नज़र से पढ़ना शुरू करो कि आपको उसके ऊपर अगर कुछ थोड़ा सा लिखने को आ जाए तो आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि कंटेंट नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये सब ऑफ कोर्स इससे ही मैंने लिया है, नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये सब मेंशन्ड है, ओके। इन द इंटरिम बजट 2019 ऑल्सो इट वॉज अनाउंस्ड कि नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल जो है वो लॉन्च किया जाएगा सून। सो ये कुछ अनाउंसमेंट्स हमने मेंशन की। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इंडिया ऑलरेडी कर क्या चुकी है हम वो बताते हैं, और इस एक ही पैराग्राफ में हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों मेंशन करेंगे, क्योंकि देखो अब इसमें मेन तो आप वो नहीं बता रहे हो, है ना। Many IITs have started introducing special courses for AI. मतलब बहुत सारे IITs जो हैं इसके लिए स्पेशल कोर्सेज चला रहे हैं ताकि लोग पढ़ पाएँ इसको। डेवलपमेंट ऑफ AI बेस्ड क्रॉप यील्ड प्रोडक्शन मॉडल फॉर रियल टाइम एडवाइजरी टू फार्मर्स। सो ताकि फार्मर्स को पता चल सके कि भाई क्रॉप वो कैसे प्रोड्यूस करें, रियल टाइम उनको उसका पता चले। तो AI बेस्ड क्रॉप यील्ड प्रिडिक्शन मॉडल कि भाई क्रॉप कैसा आपका रिजल्टेंट क्रॉप होगा, उसके बेसिस पर एक मॉडल बनाया गया है जो फार्मर्स की हेल्प के लिए है।
अच्छा, केरला में एक मैनहोल क्लीन करता हुआ रोबोट बनाया गया था, बंदीकूट जिसका नाम रखा गया था। सो मैनहोल होता है आपका ड्रेन, है ना। तो अब जैसे पता है आपको कि यार मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं होनी चाहिए, दैट मीन्स एक इंसान, एक आई मीन मैन को अगर आप भेजोगे ड्रेन के अंदर सफाई करने के लिए, तो इज़ इट जस्टिफाइड, इज़ इट गुड? नो। तो उसके लिए केरला ने मैनहोल क्लीन करने का रोबोट बनाया विच इज़ कॉल्ड बंदीकूट। आंध्र प्रदेश में क्लाउड मैनेजमेंट एंड डेटा स्टोरेज इन गवर्नेंस को यूज़ करके रिजॉल्व किए जा रहे हैं इश्यूज़। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एआई के। एंड देन ऑफकोर्स कुछ बिग कंपनीज जैसे कि भारती एयरटेल हो गया, रिलायंस हो गया, तो वो सब एआई लैब्स जो हैं वो सेटअप कर रहे हैं, इन्फोसिस, विप्रो, तो वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं एआई के अंदर। ओके, तो ये आप देख सकते हो इन्फॉर्मेशन। आप इस ऐसे से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो गाइज। AI विल हेल्प द नेशन क्रिएट मोर जॉब्स। अब यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक बहुत ही क्लीन मैनर में एडवांटेज दिया है, फिर यहाँ से यहाँ तक उसका डिसएडवांटेज भी दिया है कि इससे बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी, सच एज IoT, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स आर विटनेसिंग ट्रैक्शन, मतलब इनको अटेंशन मिल रहा है, एंड दे विल नेसेसिटेट न्यू स्किल्स एंड रोल्स, क्योंकि अगर आप नई टेक्नोलॉजी लगाओगे तो उसको चलाने के लिए भी लोग चाहिए, है ना। हाउएवर एक उसका डिसएडवांटेज ये है कि इंडिया शुड साइमल्टेनियसली वर्क ऑन हैविंग पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, क्योंकि भाई ऑनलाइन, आई मीन नॉट ऑनलाइन बट या इफ टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर रहे हो तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, क्योंकि उसका मिसयूज़ होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आई मीन यू नो ईजी होता है लोगों को हैक करना, राइट। सो डेफिनेटली प्रिवेसी लॉज तो हमें ध्यान देने ही पड़ेंगे। सो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, एंड ये रहा आपका कंक्लूजन। अब कंक्लूजन तक आते आते यू नो देर इज़, आपके पास वर्ड्स ही नहीं बचते जनरली, तो आप बस एक लाइन में उसको बस एग्जिस्ट करा दो। अगर आप सोचोगे कि इसको ओमिट कर देते हैं, हम लिखते ही नहीं हैं, तो बात नहीं बनेगी। सो कंट्री इज मेकिंग इट्स मार्क इन द AI वर्ल्ड मार्केट, बट स्टिल देर इज अ लॉन्ग वे टू गो। आप देख रहे हो बड़े ही डिप्लोमेटिक वे में हमने इस बात को एंड कर दिया है, ठीक है। नाउ माई थर्ड टॉपिक इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ कैशलेस इकोनॉमी। ऑब्वियसली ये भी आपका एक ऐसा टॉपिक है गाइस जो हमेशा रेलेवेंट रहने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हो ना, कैशलेस इकोनॉमी का मतलब होता है यूसेज ऑफ प्लास्टिक मनी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करिए, डेबिट कार्ड्स यूज़ कीजिए, कैश का इस्तेमाल कम कीजिए। अब उसी के एडवांटेजेस भी बताने और डिसएडवांटेज भी बताने हैं, राइट। सो हमारे इमीडिएट पॉइंट्स क्या होने वाले हैं? ऑफ कोर्स कैशलेस इकोनॉमी होती क्या है, सबसे पहले तो आप वही बताओगे, फिर कुछ डेटा, एंड देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, एंड कंक्लूजन आप दे देंगे, ठीक है। ओके, अब अच्छा 5 मिनट्स की जो प्लानिंग आप कर रहे हो, इसके अंदर छोटा छोटा स्क्रिबल भी कर सकते हो कि एडवांटेज में ये पॉइंट लिखूंगी मैं, डिसएडवांटेज में ये, ताकि लिखते टाइम हमको याद आ जाए, ठीक है। ओके, सो नाउ ऑफ कोर्स दिस इज द इंट्रोडक्शन। Faceless, paperless, cashless is the agenda of Digital India, which is the flagship program of the government. So, of course, Digital India का जो agenda है, जो aim है, वो यही है कि हम faceless, that means we don't need to go and see the banks, we need to work paperless, सब कुछ online, cashless transactions करना है. So cashless refers to using digital forms of payment such as debit. So debit को plastic money भी कहते हैं. So debit card, credit cards, virtual wallets instead of cash. तो आपने वो explain किया and बस निकल आओ edit इससे introduction से. देन ऑफ कोर्स आप कुछ डेटा मेंशन करेंगे कि दिस एम्बिशियस मिशन वाज बूस्टेड विद द अनाउंसमेंट ऑफ डीमोनेटाइजेशन ऑन नवंबर 18, 2016. सो ये डीमोनेटाइजेशन के बाद ही डिजिटल इंडिया को बहुत ज़्यादा इम्पेटस मिला था. एज पर RBI इन अप्रैल 2018 कैश ट्रांजैक्शंस फ्रॉम ATM रोज बाय 22%. पॉइंट ऑफ सेल के ट्रांजैक्शंस का जो है एक तरीके से इंक्रीज हुआ था. इट टर्मिनल्स वेंट अप बाय 30%. सो पॉइंट ऑफ सेल होता है जिसपे आप दैट मशीन जिसपे आप कार्ड स्वाइप करते हो. अब ये डेटा पुराना है क्योंकि ऐसे मैंने पहले लिखा था, बट आप इससे रिसेंट का डेटा दे सकते हो, क्योंकि आप जब एडिटोरियल पढ़ते हो तो रिसेंट डेटा तो आपको ऐसे ही मिल जाता है, तो अपने पास नोट करते रहा करो, ठीक है. अब एडवांटेजेस बताऊंगी इसमें, यहाँ पर भी एडवांटेज, यहाँ पर भी डिसएडवांटेज. और अगर आपने पार्ट 1 ऑफ द वीडियो देखा था ना, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इंक्लिनेशन अपनी शो करनी है तो आप पॉइंट्स उस चीज़ के ज़्यादा दे दो, ठीक है. अब यहाँ पर देखो मैंने एडवांटेज ज़्यादा दिए हैं क्योंकि मैं कैशलेस इकोनॉमी के फेवर में हूँ, बट मैं कहीं ऐसा लिखूंगी कि नहीं कि आई एम इन माई ओपिनियन कैशलेस इकोनॉमी इज़ द बेस्ट, ऐसा लिखा नहीं है, बट ज़्यादा पॉइंट्स एडवांटेजेस के दिए मैंने, तो शो हो गया.
ठीक है, अब क्या एडवांटेज है, इंडिविजुअल डज नॉट नीड टू कैरी कैश विद हिम एवरीवेयर, है ना, तो चांसेस ऑफ थेफ्ट चले जाते हैं, फ्रीडम मिलती है फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ चेंज कि भैया इसको 82 रुपीज़ देने हैं तो कैसे दें, हमारे पास तो 50 रुपीज़ हैं, बाकी आपको कैसे दें। सो ये सब पॉइंट्स आपके चले जाते हैं, प्रॉब्लम्स। एंड रिस्क ऑफ रिसीविंग काउंटरफीट करेंसी, जाली करेंसी आपको नहीं मिलती, है ना, तो अच्छी बात है ये। इन एडिशन ब्लैक मनी को ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि भाई इलीगल ट्रांजैक्शन अगर कोई करेगा तो ऑनलाइन सब कुछ आपका मॉनिटर होता है, तो फिर अगर आप कैश ट्रांजैक्शन करते हो तो पता ही नहीं चलता, मॉनिटरिंग ही नहीं हो सकती, तो ब्लैक मनी आप नहीं अब फ्लोट कर सकते हो मार्केट में, करप्शन कम हो जाएगा। ऑफ कोर्स टैक्स रेवेन्यू के टर्म्स में बेनिफिट है, ट्रेडर्स, स्मॉल बिजनेस, कंज्यूमर्स रेगुलरली वो कैश यूज़ करते हैं एज अ मीन्स टू अवॉइड पेइंग सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स एक्सेट्रा। हाउएवर एक कैशलेस इकोनॉमी में और ट्रांजैक्शंस जो हैं वो थ्रू बैंक्स होंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा कि कोई भी टैक्स अगर नहीं पे करना चाहता, वो बच पाएगा, राइट, क्योंकि एवरीथिंग इज़ देयर, ट्रांजैक्शंस जो है आपके बहुत ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम डिसएडवांटेज बता रहे हैं कि लाइक एवरीथिंग कैशलेस इकोनॉमी टू हैज़ सम डिसएडवांटेजेस, क्योंकि मोर देन 60% इंडियन पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज़ में बिलोंग करती है, तो हर जगह पर कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है। ऑफकोर्स कनेक्टिविटी के लिए भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, इनफैक्ट लॉकडाउन में भी काफ़ी काम हुआ है, बट देन फिर भी अगर हम कहें कि रिमोट एरियाज़ में हर जगह फाइनेंशियल इंक्लूजन हो चुका है, तो वो चीज़ हम सही नहीं बोलेंगे, राइट। तो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, तो लोग ट्रांजैक्शन कैसे करें, ऑल्सो उनको थ्रेट भी होता है कि भाई थेफ्ट हो सकता है, हैकिंग हो सकती है, ऑनलाइन स्कैम हो सकता है, राइट। डिजिटल मोड्स जैसे कि हो गया आपका क्रेडिट कार्ड, वॉलेट पेमेंट एंड इंटरनेट बैंकिंग, इनमें ट्रांजैक्शन फ़ी भी लगती है, उससे ट्रांजैक्शन थोड़ा कॉस्टली भी हो जाता है। अब जैसे अगर आप अगर आपने कभी भी थिएटर में की आपकी बुकिंग करवाई हो आपने मूवी देखने के लिए, तो आपको एक ट्रांजैक्शन फ़ी देना पड़ता है उसके अंदर, लेकिन अगर आप खुद से जाकर खरीदो तो आपको वो नहीं देना पड़ेगा। सो दैट इज़ ऑफकोर्स देयर आर 3 डिसएडवांटेजेस दैट आई हैव मेंशन, बट एडवांटेजेस आई थिंक मैंने उससे ज़्यादा आपको मेंशन किए हैं। And then of course the conclusion will be cashless economy has both advantages and disadvantages, but इससे आप डिनाई नहीं कर सकते कि ये फ्यूचर ऑफ द कंट्री है, एंड जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा रिस्क फ्री इसको बनाते रहेंगे, एंड इट नीड्स टू बी रिस्क फ्री, क्योंकि अगर आपको डिजिटल इकोनॉमी बनानी है, अपनी डेवलप्ड नेशन बनना है, तो ये तो बहुत ज़रूरी है ही, ठीक है। सो दैट इज़ ऑफकोर्स दी एसे। तो मैंने आपके साथ 3 टॉपिक्स शेयर किए गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको अच्छे लगे, क्योंकि देखो ये एक ऐसा प्रोसेस है, if you are accepting it, okay, if you want more classes on this, I am ready to give it, but then अगर उस हिसाब से आप कमेंट्स नहीं करोगे, लाइक्स नहीं करोगे, तो मुझे यही फील होगा दैट अभी आप सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पर ध्यान देना चाहते हो, मेंस पर ध्यान नहीं देना चाहते हो, क्योंकि देखिए आई एम टेलिंग यू कि मेंस के लिए अगर आप अभी से ध्यान नहीं देते हो, आप बाद में पछताओगे, आपको लगेगा पहले काश किसी ने बता दिया होता, सो वो काश अभी मैं बता रही हूँ आपको, राइट। सो अच्छा होगा, तो अभी आपसे आप इसको प्रिपेयर करने लग जाओ तो आपके लिए ही अच्छा होगा। सो जस्ट लेट मी नो इफ़ यू वांट मी टू शेयर मोर एसेज, आपको मैं टॉपिक्स दूँ ताकि आप लिखो, एंड वी कैन डू सच एक्सरसाइज, बिकॉज सी इट्स अ फ्री क्लास, इट टोटली डिपेंड्स कि आप कितना लाइक कर रहे हो इस क्लास को। इट्स अ फ्री क्लास, आई एम रेडी टू गिव इट इफ़ यू आर रेडी टू शेयर एंड लाइक, ओके, तो वो उसी से मुझे पता चलेगा, लेट मी नो इफ़ यू लाइकिंग इट। और या आई होप आपको ये आज की क्लास बहुत ही बेनिफिशियल लगी हो, क्योंकि इसके अंदर बेसिक भी कवर किया हमने, एंड एक्चुअल एग्जाम लेवल एसेज हम कैसे लिख सकते हैं वो भी कवर किया, एंड दैट टू 3 टॉपिक्स। So that is it from my side. Thank you so much. Let me know in the comment section about your views about this video. ठीक है, thank you, and I'll see you very soon in my next class. Also guys, editorial daily basis पर 7 PM पर बैंक प्रो पर होता है, make sure that आप उसको देख रहे हो, ठीक है। Thank you so much. Bye bye.